प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, ये 10th क्लास में है, पिछली बार ये 9th में नहीं था, इस बार ये 9th में आ गया है। पिछली अभी जो आपने जस्ट इससे पहले वो पढ़ा एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट पढ़ा दिया ना मैंने आपको, वो जस्ट मैं अभी 10th में पढ़ा के आ रही हूँ। वो चैप्टर 10th में था, 9th में पहले नहीं, इस साल वो 9th में ही आ गया है। ये चैप्टर भी 10th में था, 9th में नहीं था, इस साल ये 10th में ही 9th में ही आ गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ ध्यान देंगे, सीधे बैठेंगे, कमर सीधी। मुझे लगना चाहिए कि आप पढ़ना चाह रहे है ना, हालांकि आप चाहते तो कभी नहीं हैं, लेकिन फिर भी। तो प्रोबेबिलिटी वर्ड जो है, ये वर्ड मैंने आपको बताया था पॉसिबिलिटी वर्ड का सिनोनिम है एक तरीके से, और इसका मतलब होता है संभावना। क्या मतलब होता है? संभावना। इस वर्ड का एग्जैक्टली मीनिंग तो प्रायिकता होता है, लेकिन प्रायिकता का मतलब होता संभावना ही। अगर आप हिंदी मीडियम की बुक देखेंगे तो इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी की जगह लिखा रहता है प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना किस चीज़ की? किसी भी इवेंट के अकरेंस की। अकरेंस का मतलब क्या हुआ? घटने की, घटना के घटने की माने होने की, घटना माने होने की या ना होने की, नॉन अकरेंस की। किसी भी चीज़ की संभावना हो सकती है, कोई चीज़ होगी या नहीं होगी, दोनों बातों की पॉसिबिलिटी को पता करना इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो सर्टेन टू हैपन होते हैं, मतलब श्योर टू हैपन होता है, हमको पता ही होगा कि ये होंगे ही होंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, शायद मैंने पढ़ाया, दोनों क्लासेस में मैं पैरेलली पढ़ा रही हूँ, प्रोबेबिलिटी वहाँ भी चला तो मैं भूल जाती, मैंने यहाँ बताया कि वहाँ पर। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि सूरज कल निकलेगा या नहीं, अगर ये पूछा जाए तो आप में से सारे लोग एक साथ चिल्ला के कह देंगे मैडम कैसी बात कर रहे हो, कल सूरज क्यों नहीं निकलेगा, 100% निकलेगा। तो ये जो हमें पता है कि ये घटना 100% होगी ही होगी, इसको कहते हैं श्योर इवेंट। क्या कहते हैं? श्योर, या इसी को कहते हैं सर्टेन इवेंट भी इसको कहते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 100% का मतलब प्रोबेबिलिटी में 1, 100% का मतलब प्रोबेबिलिटी में कितना है? 1। कोई घटना या तो नहीं होगी या कुछ परसेंट होगी या होगी ही होगी। तो नहीं हो सकती वाले की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, इसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं इसको? इम्पॉसिबल इवेंट। होगी ही होगी वाले की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और इसको कहते हैं सर्टेन या फिर श्योर इवेंट। ठीक है, और बीच में जो है वो परसेंटेज 1 से लेके 99 तक कुछ भी हो सकता है। तो हम बात एक्चुअली इसी की कर रहे होते हैं, क्योंकि जो होना ही है उसकी प्रोबेबिलिटी हम थोड़ी निकालेंगे, तो उसका तो पता है ना वो होना ही होना है, तो प्रोबेबिलिटी 1 ही है, उसमें निकालना क्या है। जो नहीं होना है वो भी हमें पता है कि ये हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हम फाइंड आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटी हम उसकी फाइंड आउट करते हैं जो हमें पक्का पता नहीं हो। अच्छा, प्रोबेबिलिटी हम पढ़ क्यों रहे हैं सिलेबस में, हमें इसके पढ़ने से क्या फ़ायदा है, बच्चों को प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ाई जाती है, इसका एग्जाम्पल कोई दे सकता है कि प्रोबेबिलिटी क्यों पढ़ाई जा रही है आपके सिलेबस में, क्यों पढ़ाई जा रही है? कोई भी एक एग्जाम्पल जो आपकी समझ में आता हो बताओ। कोई भी एक बच्चा, सही गलत मत सोचिए कि मेरा आंसर सही होगा या गलत होगा, आप बस बताना की कोशिश करिए कि क्यों पढ़ाई जा रही होगी प्रोबेबिलिटी आपको। बच्चों के सिलेबस में वही चीज़ें तो रखी जाती है जो आगे जाके उनके जीवन में काम आएगी। तो प्रोबेबिलिटी आपके क्या काम आने वाली, क्या पता करेंगे आप प्रोबेबिलिटी से लाइफ में? और हाँ हाँ सर, वेरी गुड। जो आपके मोबाइल में भी आजकल आता है वेदर फॉरकास्टिंग आती है ना, कि इतने % बारिश होने की संभावना, आता है नहीं आता, कितने चांसेस है, उसी से तो डीएम छुट्टी आपकी करता है। वही वेदर रिपोर्ट किसके पास जाती है? डीएम के पास, है ना, जिलाधिकारी के पास जाती है। फिर वो उसको देखते हैं, उसी में से तो पता चलता है कि अगर मान लें 99% हैवी रेनफॉल होने वाला है, वेदर रिपोर्ट उसको मिलती है, तो यानी कि उनको पता है कि ये एक रेड अलर्ट, तूफान आ सकता है, बादल फट सकता है, इतनी चांसेस हैं, तो तभी तो रेड अलर्ट घोषित हो जाता है। या बहुत भारी बारिश हो सकती है तो ऑरेंज अलर्ट हो जाता है, तो तभी उसी केस में आपकी, नहीं तो डीएम सर को कहाँ से पता चलता है कि आप बारिश आने वाली है कि नहीं आने वाली है। तो वेदर फॉरकास्टिंग तो इसका एक एग्जाम्पल है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, बच्चों को क्यों पढ़ाई जा रही है? शायद ताकि हमें सोचने की क्षमता बढ़े। सोचने की क्षमता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और
बैठ जाइए। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? अगर हमने मान लो अभी कोई चीज़ दी, मान लो कोई नया फार्मूला दिया, तो हम फ्यूचर में ये प्रोबेबिलिटी रहे कि मतलब हम ये एक्सेप्ट कर सकें कि हमारा आइडिया गलत हो सकता है यार, एक्सेप्ट करने की पावर हम पे हो। और गुड, बैठ जाओ बात पे। और कुछ देखो, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? अच्छा, इसका आंसर दीजिए, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? रिया, एजुकेशन क्यों ले रहे हैं आप? खड़े हो मैम, ताकि अगर हम किसी भी डिबेट में जाए तो हमें ऐसा फील ना हो कि मतलब हमें नहीं आता है, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए और स्पेसिफिकली जॉब। ठीक है, अभी मतलब नॉलेज तो हर आदमी को होनी ही चाहिए, चाहे वो जॉब करे या चाहे जॉब नहीं करे। पर जो प्रेजेंट सिनेरियो है अभी का, तो अभी के में तो 99.9% हम इसीलिए पढ़ते हैं या बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन एजुकेशन हासिल करते हैं। कुछ लोग इंजीनियरिंग करते हैं, कुछ मेडिकल साइंस में जाते हैं, कुछ और डीएम एसडीएम बन जाते हैं, कुछ आर्ट्स के फील्ड में जाते हैं। तो सबका मोटो लास्ट में यही होता है कि वो अपनी जीविका चला सके, मतलब वो कुछ अर्निंग कर सके, है ना। तो अर्निंग करने के लिए आप क्या करोगे? या तो आप कहीं जॉब करोगे या आप बिजनेस करोगे, दो ही अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास। तो अगर आप बिजनेस करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप में से 25% बच्चे, 30% बच्चे या 35% बच्चे अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और मान लिया कि आपकी फैमिली में पहले बिजनेस किसी ने नहीं किया है, आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको भाई, आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मार्केट का सर्वे करोगे, उस बिजनेस के बारे में पता लगाओगे, तो आप यही तो चेक करोगे कि इसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मैं कितने परसेंट इस बिजनेस में सक्सेस हो सकता हूँ, कितने परसेंट फेल हो सकता हूँ, है ना। कि मेरा बिजनेस चल जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और नहीं चले इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर मान लिया आपने 100 लोगों से पता करा जो उस बिजनेस को करते हैं, 100 लोगों से सर्वे करा, और 100 में से आपसे 80% लोगों ने कह दिया मत करो, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है या ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, तो क्या आप उस बिज़नेस को करेंगे? नहीं करेंगे। तो पता लगाने के लिए कि लाइफ में किसी काम को करने के लिए आपको कितने परसेंट सक्सेस रेट है उसका, कितने परसेंट फेलियर रेट है उसका, ये पता करने के लिए। या कल को आप कहीं जॉब भी करते, फॉर एग्जांपल आप किसी बड़े इंस्टीट्यूशन के सीईओ बन जाते हैं या किसी मैनेजर की पोस्ट पे बनते हैं, आपके नीचे सबऑर्डिनेट है, आपको कुछ फैसले लेने, कोई डील करनी है किसी के साथ, तो आप कैसे करेंगे? वहाँ पर प्रोबेबिलिटी चेक की जाती है कि मेरा जो आइडिया है, जो मैं आइडिया दूसरे को, क्लाइंट को दे रहा हूँ, मान लिया फॉर एग्जांपल आप इंटीरियर डिज़ाइनर के फील्ड में हैं और जहाँ पर आप मैनेजर हैं या आप लोगों से डील करते हैं और आप अपना कोई प्रोजेक्ट उनको समझा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट पे वर्क जब आप करेंगे तो वर्क करते समय आप सोचेंगे ना ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो मैं सामने क्लाइंट को ये आइडिया दूंगा तो उसको ये आइडिया इतने परसेंट, हमें अंदाज लग जाता है कि इतने परसेंट मेरा आइडिया पसंद नहीं आएगा, या 100% या 90% उसको मेरा आइडिया पसंद आ जाएगा। उसी हिसाब से तो हम अपने काम पे वर्क करते हैं, हम मेहनत करते हैं ना कि कितने परसेंट सक्सेस रेट। जैसे आप घर से, छोटी सी बात मैं आपको बता दूँ, आप जाते हो, मैं आपसे कहती हूँ मान लिया बच्चों बोर्ड डेकोरेट करना है और आपको जो है कोई चार्ट बना के लाना है किसी टॉपिक पे, या आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने कि आप कुछ अच्छा सा चार्ट या कुछ ऐसा आप बना के लाइए जो हम बोर्ड पे, यहाँ डिस्प्ले बोर्ड पे दिखा सकें। तो आप जब उस पर काम कर रहे होते हैं, आप जब अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप जब कोई चार्ट बनाते हैं, आप कोई जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो आपको बनाते बनाते ही पता होता है कि मेरी प्रेजेंटेशन कैसी बनी है। आप मन में सोच लेते हैं कि देखो ये तो 100% मैम को पसंद आ जाएगी, या मैम को 90% ये पसंद आएगा, या यार मैंने अच्छा नहीं बनाया, मैंने बवाल ट्राई करी, मैम 10% भी नहीं इसको, भैया मैम इसको पसंद नहीं करेंगे। आप आपस में भी कई बार बात करते हो, ये मत दिखा देना मैम को नहीं आएगा ये पसंद, ये क्या बना रखा है, ऐसा काम किया कॉपी में, अरे नहीं इसको हटाओ, इसको फाड़ो, दूसरा पेज में करो, मैम तो इस पर इतना बड़ा नोट डाल देंगी या इसको काट देंगी। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी। आप अपने काम की प्रोबेबिलिटी खुद ही देखें, ठीक है ना। और बहुत सारे जॉब्स में, प्रॉफिट लॉस में, किसी काम को कहीं पैसा लगाने से पहले, आजकल वो है शेयर्स में पैसा लगाते हैं लोग और मार्केटिंग में पैसा लगाते हैं, तो हम यही तो चेक करते हैं प्रोबेबिलिटी कहाँ से चेक करते हैं? पिछले रिकॉर्ड से, है ना, कि मार्केट लगातार ऊपर गया है इन शेयर्स में या डाउन हुआ है। ज़्यादातर डाउन हुआ है। नमिता मार खाने वाली नजर से बहुत ही इधर उधर देख के उसके कान में बहुत बातें हो रही, मेरी नज़र हर जगह रहती है, तो बात नहीं की, इशारों में भी बात होती है, उसको भी बात ही कहते हैं, ठीक है। ये क्या है अभी? व्हाट इज दिस?
gesture is this? ये you are showing hand to me. Be like a student. तुम मुझसे ऐसे करने के लिए अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि मुझे ऐसे हाथ दिखा रही है, देखो ऐसे कर रही है, बताओ। हमें पता ही नहीं चलता है हमारे एक्शंस में हम कर क्या रहे हैं, वो हमारी आदत में शामिल हो चुके होते हैं। बिहेव लाइक अ स्टूडेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस में बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये था कि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ क्यों रहे हैं। पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तब आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा कि हमारे इसको पढ़ने से फ़ायदा ही क्या है। अगर जिस काम का हमें कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता तो हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए आपके सिलेबस में इसको रखा गया है, क्योंकि बच्चे कल को अलग अलग जॉब्स में जाएंगे। कल को आप मान लिया, क्या पता आप में से कोई DM SDM बनेगा ही, ठीक है, कोई ना कोई बनेगा। तो फिर वहाँ पर आपको पूरे जिले के लिए फैसले लेंगे, है ना। आपको ये, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही थी कि DM सर फैसला लेते हैं कि स्कूल बंद कर दिए जाए नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के। तो अब वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ हल्द्वानी नहीं है, कई बार आप देखते हैं कि हल्द्वानी में तो धूप निकली हुई है मैम, खाली DM सर ने छुट्टी कर दी 3 दिन की, 2 दिन की या 1 दिन की, पर वो फैसला सिर्फ हल्द्वानी को देख के थोड़ी ले रहे हैं। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत सारी सिटीज़ आती हैं, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बहुत पहाड़ी एरिया आता है, वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होती है, वहाँ पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी होती है, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट के स्कूल बंद किए जाते हैं, सिर्फ हल्द्वानी के बंद नहीं किए जाते। तो वो छुट्टी जो है, जो जिलाधिकारी देते हैं, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की होती है। तो इसीलिए किसी एरिया में धूप हो सकती है, किसी एरिया में मौसम ठीक हो सकता है, पर किसी एरिया में बादल फट रहे होते हैं, बहुत खतरनाक मौसम होता है, इसलिए स्कूल बंद किए जाते हैं, ठीक है। तो ये है प्रोबेबिलिटी। अब आपको श्योर इवेंट समझ में आ गया, सर्टेन इवेंट समझ में आ गया। इवेंट तो पूरी घटना हुई, इवेंट क्या होती है? पूरी घटना, लेकिन उसके अंदर कुछ सब इवेंट भी होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। देखिए मैं बताती हूँ आपको एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, और उन्हीं की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे होते हैं। कैसे? मैंने आपसे कहा, मैंने एक, अच्छा इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि क्वेश्चंस कौन कौन टाइप के हो सकते हैं। कॉइन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, दूसरा डाइस वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, तीसरा कार्ड्स वाले, प्लेइंग कार्ड्स वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, चौथा सेट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, बॉल्स वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। इसके अलावा भी हो सकते हैं, मेन यही है। तो अब अगर मैं कॉइन वाले क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ देखो, कॉइन में जैसे एक कॉइन है, मैंने एक कॉइन को फ्लिप किया, ठीक है, तो क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। क्या आ सकता है? हेड। तो जो मैं कह रही हूँ, मैंने कॉइन उछाला, वो एक इवेंट, वो क्या है? एक पूरा इवेंट है। और जो मैंने कहा हेड आया और टेल आया, ये जो दो अलग अलग हेड और टेल है, ये इसके सब इवेंट है, जिसको एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री। अब मैं आपसे पूछूं बेटा, अच्छा ये जो आए हैं, दो, इसको कहते हैं आउटकम्स। क्या कहते हैं? आउटकम्स। और ये जो दोनों आउटकम्स या तीनों आउटकम्स या चारों जिसमें जितने भी हैं, वो सब मिला के जो होता है, उसको कहते हैं सैंपल स्पेस। क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। अभी जो एक कॉइन फ्लिप करने के जो आउटकम्स है, मतलब जो सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस के अंदर दो आउटकम। एक कॉइन फ्लिप किया, कॉइन फ्लिप करना इज इवेंट। जो आए हेड और टेल, वो दोनों हुए आउटकम। उसका ग्रुप क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। और अब तुम कहोगे फिर एलिमेंट्री इवेंट क्या? एलिमेंट्री इवेंट को क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि बेटा मैंने एक कॉइन फ्लिप किया, तो ये बताओ कि हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। ये जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, दैट इज सब इवेंट, दैट इज सब इवेंट। क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है ना, या तो हेड आएगा या टेल। तो मैंने अभी दो में से एक पूछा है, तो ये उसका एलिमेंट्री इवेंट है। तो आप कहेंगे मैम 1/2 है, क्योंकि दो चीज़ें हैं हमारे पास, उसमें से एक की आप पॉसिबिलिटी पूछ रही हैं, और दोनों के आने के बराबर चांसेस है, क्योंकि जो कॉइन है उसके दो ही फेस है, और एक फेस पे हेड है, एक फेस पे टेल है। तो जितना चांस हेड आने का है, उतना ही टेल आने का। अगर मैं पूछूँ बेटा टेल आने का, तो आप कहेंगे मैम फिर से 1/2 है, क्योंकि नीचे आता है टोटल, ऊपर आता है जो पूछा जा रहा है उसके आने के चांस कितने, ठीक है, यानी फेवरेबल आउटकम कहते हैं। माने हमारे पास दो आउटकम थे, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड आने के फेवर में एक ही आउटकम, इसको कहेंगे फेवरेबल आउटकम। जो पूछा जा रहा है उसका फेवर करने वाला आउटकम, तो 1/2। अब अगर इनको दोनों को जोड़ दूं, तो ये जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो है टोटल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन इवेंट। इवेंट क्या है? सिक्का उछालना।
तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 यानी 2/2 यानी 1 हो जाएगी। तो किसी भी घटना की टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। कितनी होती है? 1। किसी भी इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। चाहे उसके सब इवेंट कितने भी हो, उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी कितनी भी हो, टोटल जोड़ के सारी प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी? हमेशा 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे डाइस की बात करें, मैंने कहा एक डाई रोल कर, एक डाई, तो डाई में कितने फेसेस होते हैं? 6। हर फेस पे एक ही नंबर लिखा होता है और एक ही बार लिखा होता है, अगर वो डाई बायस्ड नहीं है तो। यानी कि अगर डाई में रोल कर रही हूँ तो क्या ऐसा है क्या कि 6 आने के ज़्यादा चांसेस है और 1 आने के कम है? ऐसा बिल्कुल नहीं। जितना 1 आने का चांस है उतना ही 2 आने का है, उतना ही 3 आने का, उतना ही 4 आने का, उतना ही 5 आने का, उतना ही 6 आने का। सारे नंबर्स के आने के चांसेस बराबर है। क्यों? सारे नंबर एक एक बार ही डाई के एक एक फेस पे लिखे गए हैं। तो ऐसे इवेंट को कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली, और इक्वली लाइकली इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा बराबर होती है। तो कहीं कोई तुमसे कहे कि 1 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो तुम कहोगे 1/6। 6 में से एक ही फेस पे 1 लिखा हुआ है तो 1/6। 2 आने की भी 1/6, 3 आने की भी 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 6 आने की, सबको जोड़ो 1/6 + 1/6 + 1/6, 6 बार जोड़ेंगे 6/6 यानी 1। यानी एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी को सम करके टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या बनती है? 1। और हर इवेंट इक्वली लाइकली नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सबकी बराबर ही होती है। जैसे इसी डाई को अगर मैं बायस कर दूं, मैं एक ऐसी डाई फेक डाई बना दूं अपने हाथ से या किसी कंपनी से झोल झाल करके, जिसमें कि 2 फेसेस पे 2 लिखा हुआ हो और लोगों को पता ना हो, मैं दिखाऊंगी, मैं कहूँ देखो मैं डाई रोल कर रही हूँ, अगर 2 आएगा तो पहले मैं बैटिंग करूँगी, तो भाई 2 आने के चांसेस डबल हैं कि नहीं? बाकी के आने के चांसेस 1/6 हैं और 2 के आने के चांसेस 2/6 हैं, यानी 1/3 है। तो यानी यहाँ पर सारे इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है। तो इक्वली लाइकली हमेशा नहीं होते हैं, जहाँ होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी सबकी बराबर होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? जैसे अगर मैं 2 डाई क्रॉस करूँ तो 2 डाई को क्रॉस करने पे क्या होगा? देखो 2 डाई क्रॉस करने पे 4 घटनाएं होती हैं। या तो दोनों में हेड आ सकता है, या दोनों में टेल आ सकता है, या पहले में टेल आ सकता है दूसरे में हेड आ सकता है, या पहले में हेड आ सकता है दूसरे में टेल। ये 4 आउटकम्स पॉसिबल है। अब मुझसे कोई पूछे 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बताइए। 1/4। 2 टेल आने की 1/4। एक टेल और एक हेड आने की 2/4। एक टेल और एक हेड 2 जगह है, 2/4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो ये तीनों इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। इनकी प्रोबेबिलिटी बराबर है लेकिन तीसरे की बराबर नहीं है, लेकिन जोड़ के 1 आ जाएगा। 4/4 यानी कि, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहती है? 1। लेकिन हमेशा सब एलिमेंट या सब इवेंट जो होते हैं या जिनको एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं वो हमेशा इक्वली लाइकली नहीं होते। इक्वली लाइकली जैसे अगर तुमसे पूछा जाए कि कोई, अभी क्वेश्चंस होंगे भी इसमें, कोई फुटबॉलर किसी फुटबॉल को हिट करना चाहता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो हिट कर जाए और या फिर शॉट मिस हो जाए? क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट है? नहीं है। दोनों की बराबर प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हिट ना करने में बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है सुबह से, है ना, हो सकता है उसके पैर में चोट लगी है, तो कई कारण हो सकते हैं। ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है कि जितनी हिट होने की संभावना उतनी ना होने की। आपको सुनने में लग रहा होगा पर इक्वली लाइकली नहीं। एक बस ड्राइवर अगर बस को स्टार्ट कर रहा है तो ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टार्ट हो जाए ना हो जाए? दोनों इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। हो सकता है बस में पेट्रोल ही ना हो सकता है बस की वायर ही निकली हो जो स्टार्टर की होती है, हो सकता है कोई और कारण हो, बस खराब हो किसी और तरीके से, तो बराबर चांस नहीं है ना? देखो अगर बस में सब कुछ ठीक है, कुछ कमी नहीं है, पेट्रोल भी है, सब कुछ, तो स्टार्ट होने की तो 100% गारंटी है, और नहीं स्टार्ट होने की 0 है, तो बराबर कहाँ? ठीक है, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। इक्वली लाइकली इवेंट कौन सा है? अगर मैंने एक टॉस किया तो हेड या टेल आएगा, ये इक्वली लाइकली। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है, तो उसका तीसरा आंसर हो ही नहीं सकता। आइदर ट्रू आंसर है और फॉल्स आंसर है, ये इक्वली लाइकली इवेंट। तीसरा आंसर पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने बाउंड कर रखा है कि या तो ट्रू लिखो या फॉल्स, अगर मैंने बाउंड नहीं कर रखा है, मैंने कह रखा है अपने शब्दों में आंसर दो, तो कुछ भी हो सकता है, फिर वो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। ठीक है, बात समझ में? अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
कभी भी इक्वली लाइकली नहीं। जैसे मैंने 4 आंसर दिए, 3 में तो मैंने गलत ही आंसर लिखा है, 1 में सही है, तो यानी कि सबके क्या बराबर चांस है क्या? नहीं, तो इक्वली लाइकली नहीं। कोई लेडी है उसको बेबी डिलीवर होने वाला, तो लड़का या लड़की होने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली, या तो लड़का होगा या तो लड़की। अब एक्सेप्शनल केस हर जगह है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे कि ट्रांसजेंडर हो जाए, वो एक अलग बात है। इन जनरल पे या तो लड़का होता है या तो लड़की। यहाँ देखो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पता नहीं कितना टाइम बचा है। तो अब आपको इवेंट समझ में आ गए, आपको सैंपल स्पेस समझ में आ गया। अब मैं आपको कॉइन का बता दूँ, सॉरी इसका बता दी, कॉइन का बता दी। कॉइन का सैंपल स्पेस डिसाइड कैसे होता है ये समझिए। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि सैंपल स्पेस में कितने आउटकम आएंगे। फॉर्मूला होता है 2⁴n फॉर कॉइन, लिख लो फॉर कॉइन, ये फॉर्मूला होता है। कैसे पहले समझ लो, अगर ये n की जगह वो रखना है जितने कॉइन है, n की जगह क्या रखना है? जितने कॉइन। और यहाँ पर 2 क्यों है ये भी आपको क्वेश्चन करना चाहिए। यहाँ पर 2 इसलिए है क्योंकि कॉइन के 2 फेसेस होते हैं। तो अगर मैं 1 कॉइन उछाल रही हूँ तो मुझे इसकी जगह 1 रखना है, तो 2 की पावर 1 यानी 2 आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल। अगर मैं 2 कॉइन उछाल रही हूँ, 2 कॉइन्स, तो ऊपर रखना है 2 यानी कि 4, यानी तब आउटकम्स होते हैं हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल। अगर मैं 3 कॉइन उछाल रही हूँ तो आउटकम आते हैं 2 8 आउटकम्स होते हैं। अब ये 8 आउटकम्स बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ होती है, परसों मैंने बताया था एक दिन आपको। इसका तरीका है, पहले हेड को फिक्स कर दीजिए 4 बार और आगे यही वाले 4 लिखिए, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल। फिर 4 बार टेल को फिक्स कर लीजिए और आगे यही 4 लिख दीजिए, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल। तो ये 8 आउटकम्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो यही तक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर का क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। 2 सिक्के उछालने तक, 3 सिक्के उछालने तक बस। और डाइस में 1 डाई रोल करना है या फिर 2, बस 2 से ज़्यादा नहीं आएगा। अभी मुझे पता भी नहीं है इस चैप्टर में क्या है, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सारा वो पढ़ा दिया जो 10th में मैं पढ़ा के आई हूँ। पता नहीं इसमें कितना है क्या है, ये भगवान जाने भी देखेंगे। अभी तो चैप्टर मैंने खोल के भी नहीं देखा। आगे बढ़े, यही सब होगा और होगा ही है। आगे बढ़िए, नोट हो गया। अब आते हैं डाइस में, ठीक है। डाइस मैंने लूडो खेलने वाला पासा, उसके लिए फॉर्मूला होता है आउटकम्स निकालने के लिए। डाइस का फॉर्मूला होता है 6⁻n, क्योंकि उसमें 6 फेसेस होते हैं। तो अगर 1 डाई उछाल रहे हैं तो हो जाएगा 6 की पावर 1, यानी 6 आउटकम्स आते हैं, वो आपको पता ही है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर 6। अगर 2 डाई उछाल रहे हैं तो 6 की पावर 2 यानी 6 × 6 यानी 36 आउटकम्स आते हैं। वो आपको पता होने चाहिए क्या होता है, लिख लीजिए। पहले में 1 आ सकता है, दूसरे में 2, पहले में 1, दूसरे में पहले में 1, दूसरे में भी 1, पहले में 1, दूसरे में 2, पहले में 1, दूसरे में 3, पहले में 1, दूसरे में 4, 1, 5, 1, 6। पहले में 2 आ सकता है, दूसरे में 1, पहले में 2, दूसरे में भी 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 6। पहले में 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। पहले में 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 6। कॉमा लगा लेना, बीच में मैंने कॉमा नहीं लगाना। फिर 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। कॉमा सब में लगा लेना। फिर 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6। ये 36 आउटकम्स बनते हैं जो आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में 2 डाई से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए, 15 मिनट का टाइम क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। जैसे ही आपने देखा कि कहीं पर भी 2 डाई वाला क्वेश्चन आया तो तुरंत एक रफ पेज में 36 के 36 आउटकम्स देख लें, जिससे कि क्वेश्चन में गलती ना, रफ में बना लेना, क्योंकि वो घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है। हम ऐसे ओरली नहीं निकाल सकते जबकि हमने आउटकम्स लिखे ना।